कि एक्चुअली हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक्चुअली जो दो चैप्टर हैं लास्ट के पॉलिनोमियल्स वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो हम लोगों का ये तीसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अगर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है जानना। और अगर जैसे आप समझ गए चीज़ों को तो आपको चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपने 9th क्लास में इसको इनफ पढ़ चुका है, हैं। तो लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो वेरिएबल्स में बनते हैं, टू वेरिएबल्स में, वो आपने सॉल्व नहीं किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशंस जो बोला गया है, वर्ड लीनियर, ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखें कि लीनियर कहते कैसे हैं, ठीक है। लीनियर हमेशा उस तब कहेंगे जब कोई भी एक्स वाई प्लेन में आपके पास कोई मतलब एक्स वाई प्लेन के अंदर इसमें दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट एक्सिस कहलाती है, ये डिपेंडेंट एक्सिस कहलाती है आपकी। इसमें कुछ ऐसा रिलेशनशिप दिया हुआ है एक्स और वाई में जिसमें एक्स के बदलने पे वाई बदले लीनियरली। अब लीनियरली लिखकर क्या मतलब है कि लेट्स से अगर मैं एक जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, राइट। तो ये कुछ एक्सप्रेशन है मेरे पास, ये मैं एक्सप्रेशन लिखा देता हूँ, फंक्शन है कुछ ये, राइट। ये कोई फंक्शन है ए एक्स प्लस बी वाई, सॉरी ये नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे। ये कुछ एक्सप्रेशन है, इक्वेशन के बतौर लिखा हुआ है। और अगर मैं इसको एक्सप्रेशन फंक्शन के फॉर्म में लिखूँ तो लिख सकता हूँ मैं, y को वन साइड कर लेते हैं। y को जब वन साइड करेंगे तो एक जनरल इक्वेशन में लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो ये दोनों, ये इक्वेशन जो है जनरल इक्वेशन है आपकी लीनियर की, मतलब आई मीन लाइन की जनरल इक्वेशन है। ये भी लाइन की जनरल इक्वेशन है। तो मतलब इसको इस तरह से लिखा गया, इसको इस तरह से लिखा गया, उसकी एक खास वजह है। आपका मेन मोटिव यहाँ पर ये समझना है अभी कि लीनियर का क्या मतलब होता है। जब भी कभी शब्द आए लीनियर तो उसका मतलब ये होता है जो रिलेशनशिप आपको दिया हुआ है y वर्सेस x ग्राफ में, जो रिलेशनशिप दिया हुआ है वो लीनियर हम तब कहेंगे जब दोनों वेरिएबल्स की पावर कितनी हो, 1 हो, ठीक है। जब दोनों ही वेरिएबल्स की पावर 1 हो तब उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं ये लीनियर रिलेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर इक्वेशन है। देखो यहाँ पर भी देखो x वेरिएबल है तो वेरिएबल की पावर 1 है। यहाँ पे मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, यहाँ पर जो है हमारा x ये वेरिएबल है यहाँ पर और इसकी पावर 1 है, y भी वेरिएबल है उसकी पावर 1 है। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ, लीनियर इक्वेशन है ये, ठीक है। एंड क्या ये लीनियर एक्सप्रेशन है, ये लीनियर फंक्शन है ये? हाँ है, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल की पावर 1 है। जो वेरिएबल के मल्टीपल में लिखा होता है उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि जो m है एक्चुअली इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। आप बहुत डीपली पढ़ोगे इसको, फिजिक्स वगैरह में अक्सर आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए। और इस टर्म को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। इसका हम लोग अभी पूरी तरह से डिस्कस करेंगे क्या मतलब इन सब बातों के। और ये आपकी x की वैल्यू बदलने पर y की डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। क्या मतलब है इस बात का? अगर मैं ये लीनियर इक्वेशन एक्सप्रेशन है, क्या मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ? इस एक्सप्रेशन में ऑफकोर्स कर सकता हूँ। आप कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको कितने पॉइंट्स की रिक्वायर्ड होती है? 2 पॉइंट की रिक्वायर्ड होती है। तो अगर मुझे कोई 2 पॉइंट मिल जाएं तो क्या मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट निकालते हैं। तो ऐसा करते हैं, एक पॉइंट हम वहाँ निकालते हैं जो इस एक्सिस पे लाई करेगा और एक पॉइंट इस एक्सिस पे जो लाई करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ चल रहा है, कोई चीटी है या पार्टिकल है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में चल रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। मतलब ऊपर नहीं जा रहा है, सिर्फ वन डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तो इसका मतलब y में नहीं बढ़ा है ऊपर, y एक्सिस में तो 0 है। ये जो y की वैल्यू होगी यहाँ पर 0 होगी इस एक्सिस पे, क्योंकि वो सिर्फ इधर जा रहा है। अगर इधर जा रहा है कोई चीज़ सिर्फ वर्टिकल जा रही है अपवर्ड, तो यहाँ पर x 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा। लेकिन अगर कोई पार्टिकल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं पर भी है तो यहाँ पर x भी है। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x हो गई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y हो गई, राइट। तो ये अलग वैल्यू हो जाएगी, ये अलग वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1। ये बात समझ में आई आपको कैसे हम लोग बोल रहे हैं? अगर कोई बंदा सिर्फ x एक्सिस पे चल रहा है तो y जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा,
कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पर चल रहा है, सिर्फ वर्टिकली मूव कर रहा है, तो वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। लेकिन अगर कहीं बीच में इस स्पेस में लाई करेगा, राइट, एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस में लाई ना करके कहीं ना कहीं बीच में कहीं स्पेस में लाई कर रहा है, तो वहां पे दोनों ही कोऑर्डिनेट होंगे। कॉमन सेंस की बात है ना, कि वो एक्स में भी कुछ चला है और वाई में भी कुछ चला है। तो ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इस जो एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग ड्रॉ करते हैं। कुछ इस तरह से करते हैं। देखो मैं फिर से यहाँ पर एक ग्राफ बना लेता हूँ छोटा सा। ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें 2 पॉइंट ड्रॉ करने पड़ते हैं, क्योंकि कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको एनी हाउ 2 पॉइंट तो चाहिए, राइट, टू मेक अ स्ट्रेट लाइन, वन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, 2 पॉइंट बनाते हैं। तो ऐसा करो, एक पॉइंट इस एक्सिस पे बना लो। इस एक्सिस पे अगर आप पॉइंट बना रहे हैं तो y को 0 रखना पड़ेगा। इस एक्सिस पे अगर आप कोई पॉइंट बनाएंगे तो x को 0 रखना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, इफ x इज इक्वल टू 0, पहला पॉइंट बनाते हैं हम लोग, x बराबर 0 है, मतलब वो पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे रख दो। x की वैल्यू जो पूरी आपने रखी है वो यहाँ पे रिप्लेस कर दो इसमें, इस एक्सप्रेशन में। जब x 0 रखोगे तो y बराबर आ जाएगा c। देखो जब यहाँ पर आप 0 रखोगे, तो मैं पूरा लिख देता हूँ, चलो अच्छा। जब आप यहाँ 0 रखोगे तो m की x की जगह पे आपने 0 रख दिया, प्लस c, है ना। एक्सप्रेशन में आपने जब टच किया तो ये पूरा हिस्सा क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि किसी का भी मल्टीपल अगर 0 है तो वो 0 हो जाता है, सिंपल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डायरेक्ट c है ये, है ना, इसलिए मैंने c लिखा था। फाइन, y इज इक्वल टू आ गया c। यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ लिख देते हैं। y इज इक्वल टू c आने का क्या मतलब है, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट आई डोंट नो कहाँ पर है वो, मैंने मान लिया कॉन्स्टेंट लेट्स से यहाँ पर है। ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की वो c है। देखो y का क्या मतलब है, y इज इक्वल टू c का मतलब ये कहना ही चाह रहा है कि y की वैल्यू जो है वो कोई कांस्टेंट है। हमें हो सकता है वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, आई डोंट नो। जो वैल्यू है y की वो मुझे नहीं पता, मैंने कांस्टेंट टर्म c बोल दिया उसको जनरली। तो मैंने बोला लेट्स से यहाँ पर कोई y की वैल्यू है वो कुछ इस तरह से है, y इज इक्वल टू c है, आई डोंट नो कहाँ पर है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो पॉइंट मिल रहा है, ये जो पॉइंट है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, क्या हो जाएंगे, x 0 है, 0 c, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 c। और हमेशा कोऑर्डिनेट लिखते समय हमेशा x कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं और y कोऑर्डिनेट को बाद में लिखते हैं। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो 0 c हो गए। इसी तरह से हम सेम क्या करते हैं, ठीक है, एंड मतलब देन यहाँ पे लिखना चाहिए था, जो कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास ये, एंड देन अगर हम लोग फिर से y 0 रख देते हैं, y जब 0 रखेंगे तो y 0 यहाँ रख देंगे फिर से, तो y बराबर 0, 0 बराबर हो गया mx प्लस c। तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस सी बाई एम, है ना बेटा। देखो सी बाई माइनस सी बाई एम आ रहा है। देखो जो भी वैल्यू है ये एक रेशियो है कांस्टेंट टर्म का डिवाइड बाई एक कोई कांस्टेंट टर्म ही है ये। m जो है कोई कांस्टेंट वैल्यू ही होगी, तो इसका जो रेशियो आएगा ऑफ कोर्स कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कोई कांस्टेंट नंबर आएगा। जब किसी नंबर को आप किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो कोई ना कोई एक नंबर ही निकल के आता है। आई डोंट नो कि वो डेसिमल में आता है या होल नंबर आता है, बट जो भी निकल के आएगा इसका रिजल्ट वो एक नंबर निकल कर आएगा। मतलब वो कहीं ना कहीं x में लाई करेगा, और x से कहाँ पर लाई करेगा, निगेटिव वाले टर्मिनल पे। तो आपका ये जो एक्सिस होता है, इसका राइट वाला जो पार्ट होता है ये पॉजिटिव होता है, एंड इसका लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है वो निगेटिव होता है, इसको x निगेटिव बोलते हैं। तो ये वैल्यू कहाँ हो सकती है, आई डोंट नो कहाँ पे हो सकती है, लेकिन जहां पर भी होगी वो वैल्यू माइनस में होगी, मतलब यहाँ 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 कहीं भी हो सकती है, कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। मैंने बोल दिया चलो यहाँ पर है कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है बेटा कितनी है, कितनी है जरा बताओ, माइनस सी बाई एम। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इस एक्सिस के, इस एक्सिस के अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएंगे, देखो एक पॉइंट, इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, तो हमेशा पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं, x की वैल्यू क्या है, माइनस सी बाई एम और 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस एक्सिस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा, राइट। अब हमें 2 पॉइंट मिल गए, जैसे ही हमें 2 पॉइंट मिलते हैं हम उन पॉइंट्स को मिला देते हैं एज इट इज, राइट। मैं मिला देता हूँ उन पॉइंट्स को।
ठीक है, ये पॉइंट मैंने मिला दिए। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ये इसकी इक्वेशन है ये, राइट। ये जो स्ट्रेट लाइन की जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसकी मैंने यहाँ पर ये ज्योमेट्री जो है मतलब प्लेन पर मैंने ड्रॉ किया है इस चीज़ को, इस एक्सप्रेशन को। कुछ इस तरह से हम लोग करते हैं, बहुत इजी होती है चीज़ें। अब जो भी एक्सप्रेशन होगा तो सबसे पहली बात आपने क्या सीखी अभी, लीनियर की पहचान। लीनियर इक्वेशन जब भी कभी लिखा होगा बोथ वेरिएबल, लीनियर की पहचान क्या होंगी, यहाँ पे लिखते हैं लीनियर। कभी भी लीनियर को आपको पहचानना है तो क्या लिखेंगे, बोथ वेरिएबल शुड हैव पावर 1, बोथ वेरिएबल मस्ट हैव पावर 1, ठीक है, 1 लिखा हुआ है। पावर जब दोनों ही वेरिएबल्स की 1 हो गए तब उस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे कि वो क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसी तरह से जब आपको क्वाड्रेटिक आप लोग जब पढ़ते हैं, आपने लास्ट चैप्टर में देखा होगा पॉलिनोमियल वाला जो मैंने खत्म किया है, उसमें जो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, वहां पर क्या लिखा हुआ था, वहां पर कुछ एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाता था, y = ax² + bx + c। तो यहाँ पर देखो y में जो एक्सप्रेशन है वो x के फॉर्मेट में है, x के टर्म में ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री है 2। तो हमेशा डिग्री देखा करो, डिग्री कितनी है यहाँ पे 2 है मैक्सिमम। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने मस्ट हैव पावर 1 मतलब ये डिग्री की बात हो रही है, पावर, ठीक है, डिग्री, तो डिग्री 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो वेरिएबल, दो वेरिएबल दिए हुए हैं, एक वेरिएबल है x हमारे पास और यहाँ पे जो x के फॉर्मेट में है, x की डिग्री कितनी है, x की डिग्री 2 है और y की डिग्री कितनी है, y की डिग्री 1 है। देखो y में पावर 1 है मैक्सिमम और x में मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो इस तरह के जो रिलेशनशिप होगा जिसमें दो वेरिएबल दे रखे होंगे, एक वेरिएबल की पावर 1 हो और दूसरे वेरिएबल की पावर x हो, मतलब 2 हो, एक वेरिएबल की पावर 1 हो, दूसरे वेरिएबल की पावर 2 हो, चाहे वो y पे 2 पावर हो चाहे x पे 1 पावर हो, मतलब 2 पावर होना जरूरी है और 1 पावर भी होना जरूरी है। तो जब भी कभी ऐसा रिलेशनशिप मिले जहां पर एक पावर वेरिएबल पर 1 हो, दूसरे वेरिएबल पावर 2 हो, तो वो जो एक्सप्रेशन कहलाएगा उसे हम लोग बोलते हैं पैराबोला या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसका जो शेप बनता है इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था। अब इसको जब हम लोग क्वाड्रेटिक्स पढ़ेंगे तो ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे चीजों को। और देखो बेटा, इसका जो शेप बनता है क्वाड्रेटिक का वो पैराबोला बनता है, इसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं, पैराबोला, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई, जब दो वेरिएबल में से दोनों ही वेरिएबल की पावर जो हो, जो डिग्री हो वो 1 हो, तब हम उस एक्सप्रेशन को लीनियर बोलते हैं। जब दो वेरिएबल में से एक की 1 हो और एक की दूसरे की 2 हो, दोनों वेरिएबल में से एक की पावर 1 हो दूसरे की 2 हो, किसी भी एक की 2 होना चाहिए और दूसरे वाले की 1 होना चाहिए, ठीक है। तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग पैराबोला बोलते हैं। अब ये कैसे बनेगा पैराबोला, या अगर y पे पावर 2 और x पे 1 है वो कैसे होगा, वो हम लोग क्वाड्रेटिक में अच्छे से देखेंगे। वैसे हम लोग लास्ट चैप्टर में भी देखा था। तो आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी बात, तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो आई थिंक अब आपको क्लियर समझ में आ गई होगी बात, हम क्या बोल रहे थे, लीनियर एक्सप्रेशन कौन से होते हैं और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कौन से होते हैं, उनके शेप कैसे होते हैं। जब दोनों वेरिएबल की पावर 1 हो तब उनसे बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। तो यहाँ तक ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो पहला जो आपका पेज है, पेज नंबर 39 ऑफ NCERT क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं। 2x + 3y, अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, 2x + 3y = 5। तो आपका यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, 2x + 3y = 5, आई थिंक, यस, = 5, ठीक है। तो अगर आप बताओ कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं, तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले दोनों वेरिएबल्स को देखेंगे। दोनों वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो 1 है। जब डिग्री 1 हो तो ये लीनियर एक्सप्रेशन है, ये बात तो क्लियर, लीनियर इक्वेशन है ये। अब आपको इस लीनियर इक्वेशन को लेट्स से आपको कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करना है, तब आप क्या करेंगे, इस तरह से आपके पास ग्राफ पेपर होता है,
ठीक है। तो इस एक्सिस को आप हमेशा x मान लीजिए जो इंडिपेंडेंट होती है, और जो डिपेंडेंट एक्सिस होती है उसे y मान लीजिए। तब आप क्या कीजिए, सबसे पहला काम जो बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, सबसे पहले इस एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ पे आप y = 0 कर लीजिए, और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। ये बात ध्यान रखो, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0। ऑन x एक्सिस मैं लिख देता हूं, ऑन x एक्सिस और y कोऑर्डिनेट यहां पे आप लिख लेना, y कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड क्या, एंड ऑन y एक्सिस y कोऑर्डिनेट जो ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0, x कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0, ऑलवेज 0, ठीक है, ये होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ, ये आप लिख लेना, और इसको याद रखने की जरूरत है हमेशा। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0। तो लेट्स से अगर इस एक्सप्रेशन को ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे हम, y एक्सिस के बाद जाते हैं, आप पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, तो कहेंगे यहाँ पर बस x कोऑर्डिनेट जो है बेटा वो 0 है। जैसे आप x कोऑर्डिनेट इसमें 0 रखेंगे तो ये जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। देन पुट दिस वैल्यू ऑफ x = 0 इन दिस इक्वेशन, तो आपको मिलेगा 2 × 0 + 3y = 5। तो 3y = 5, y = 5/3, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आएगा y एक्सिस के पॉजिटिव वाले पार्ट में आ रहा है, तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ होगा y का, हमेशा वर्टिकली अपवर्ड होगा। तो ये प्रॉक्सिमेट जो वैल्यू आएगा 2 से छोटा आएगा और 1 से ज़्यादा आएगी पूरी वैल्यू। तो मतलब लेट्स से अगर मैं इसे 1 मान लेता हूँ, इसे 2 मान लेता हूँ, तो 2 से छोटी आएगी। मतलब अप्रॉक्सीमेट मैंने मान लिया जो है 1.6 के अराउंड आएगी। लेट्स से यहाँ पर कोई पॉइंट है, मैंने मान लिया खुद से ही है, ठीक है। ये जो हाइट हो गई यहाँ से यहाँ तक की, वो कितनी हो गई बेटा, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट हो गई y = 5/3 है, क्योंकि आपने अभी निकाली है। ये जो हाइट है ये कितनी है, y = 5/3। और कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं आराम से आप इसके। अब तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस एक्सिस के, हमेशा x पहले लिखा जाता है, तो x तो बेटा 0 है, y कितना है 5/3, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। एंड अब आपको क्या करना है, दूसरा वाला करना है। तो अब आप क्या करो, इफ y = 0 देन क्या होगा, देन इस इक्वेशन में जब आप रखेंगे y = 0 तो 2x बराबर हो जाएगा, 2x = हो जाएगा 5, x की वैल्यू हो गई 5/2, और ये भी पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है मतलब x के इस वाले पार्ट में होगा। तो मतलब ये लेट्स से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 5/2 का मतलब हो गया 2.5, मतलब 2 और आधा। तो अप्रॉक्सीमेट कहीं ना कहीं वैल्यू यहाँ लाई करेगी, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे बेटा क्या हो जाएंगे, आप बताओ जरा। x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं हमेशा, x कोऑर्डिनेट कितना है 5/2, एंड y कोऑर्डिनेट कितना है बताओ 0। ये y कोऑर्डिनेट हमेशा इस एक्सिस पे 0 होता है। जैसे ही हमें 2 पॉइंट मिलते हैं, हम दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन इज्जत से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये इस एक्सप्रेशन की, मतलब इस इक्वेशन की, ये जो है एक लाइन की इक्वेशन। लाइन हमेशा इन्फिनिटिव होती है, आपको पता होना चाहिए। रे नहीं है ना ही ये सेगमेंट है। तो जब लाइन बोला जा रहा तो लाइन ऑन बोथ दी एंड इन्फिनिटिव, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। ओके, तो कोई डाउट है इसमें? आपको कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा हो, सबसे पहले ये देखना है कि मैं हमेशा कि वेरिएबल्स की पावर कितनी है। अगर दोनों वेरिएबल्स की पावर अगर 1 1 है तब आप कहेंगे वो लीनियर है। फिर आप क्या करेंगे, x 0 रखेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, y 0 रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। 2 पॉइंट मिलते ही आप फट से लाइन ड्रॉ कर देंगे और अपना हिसाब किताब बनाना शुरू कर देंगे जो आपको चाहिए होगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ी और एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर ये एक्सप्रेशन है, ये जो इक्वेशन दे रखा है, ये जो इक्वेशन दे रखी है हमको, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन ड्रॉ करी है हमने, इस लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट होगा,
अगर इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इस बात का क्या मतलब है कि सेटिस्फाइड करेगा? ये क्या बोल दिया मैंने? बोला अगर इस लाइन पे कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड का मतलब क्या हुआ कि लेट्स से कोई एक पॉइंट है, मैंने मान लिया कि आई डोंट नो कहाँ पर है, मैंने मान लिया यहाँ पर कोई पॉइंट है और इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, a, b है। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं कहाँ पे है। तो ये सेटिस्फाइड करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। सेटिस्फाइड करने का मतलब ये हुआ कि आप x की जगह पे a रख दीजिए, x के बराबर a रख दीजिए और y की वैल्यू जो है यहाँ से b रख दीजिए इस एक्सप्रेशन में। तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a प्लस थ्राइस ऑफ b इज इक्वल टू 5। ठीक है, एक्चुअली ये मैंने आपको इसलिए बताया है, कई बार क्या होता है कि आपको एक पॉइंट दे रखा होता है ना, और उसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं वो एग्जैक्टली एक कोऑर्डिनेट दे रखा होता है, दूसरा नहीं दे रखा होता है। तो आपको वहां पर वैल्यूज एग्जैक्टली वो जो पॉइंट है, वो जो कोऑर्डिनेट है इस इक्वेशन में रखना होगा और एग्जैक्टली जो अननोन वैल्यू आपसे वो पूछ रहा है वो आपको निकालना होगा। अब वो हो सकता है कि आपको ये बात समझ में ना आए, जब हम लोग कोई क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल अभी के लिए आप ये समझिए कि जब भी दुनिया का कोई भी कर्व होगा, दुनिया का कोई भी कर्व, आई लिटरली सेड दुनिया का कोई भी कर्व, अगर उस कर्व पर वो पॉइंट कहीं ना कहीं लाई कर रहा है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। क्या बोला मैंने कि कभी भी कोई पॉइंट अगर किसी कर्व पर लाई करता है तो वो पॉइंट उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इसको हम लोग अभी ध्यान से और ज़्यादा देखेंगे। तो फिलहाल इतना अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद क्या है यहाँ पर, इसके बाद हाँ, तो थोड़ी एक बात और देख लेते हैं कि जैसे आपने ये जो पॉइंट्स निकाले हैं, ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट निकले हैं, एक पॉइंट निकला है आपका यहाँ पर इससे x0 से क्या आया है 0, 5/3, और एक पॉइंट आया है आपके पास ये वाला 5/2, 0। तो बेटा ये जो पॉइंट हैं ये कहाँ पर हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस लाइन पे कहीं ना कहीं लाई कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया अभी आपको कि अगर ये पॉइंट हैं और इसी लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। इसका मतलब बात ये है बेटा, सेटिस्फाइड करने का, ये जो पॉइंट है लेट्स से इस पॉइंट को मैं इस इक्वेशन में फिर से रखूं तो देखो ये सेटिस्फाइड करने का मतलब ये हुआ कि जिसका लेफ्ट हैंड साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के बराबर होगा एनी हाउ। अगर ऐसा नहीं है, अगर लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेट्स से ये पॉइंट में अगर इसमें रखूं x की जगह पे 0, y की जगह पे 5/3, तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो जो पॉइंट है वो उस कर्व पर लाइन नहीं करता। ये जो कर्व है स्ट्रेट लाइन का कर्व है, इस लाइन पर जो भी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसका मतलब वो जो पॉइंट होगा वो उस कर्व की इक्वेशन पे नहीं होगा, राइट। तो मैं रख देता हूँ इस पॉइंट को यहाँ पे। तो x की जगह पे 0 रख दो बेटा, 2, 0, सॉरी 2 × 0 प्लस 3 इंटू 5/3, y की जगह पे क्या रखेंगे आप 5/3 इज इक्वल टू लिखा था 5, है ना। तो देखो बेटा यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हो गई 0, हो गया आपके पास 3 से 3 कट गया और हो गया 5। तो 5 बराबर 5, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट मीन्स दिस पॉइंट इज एग्जिस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो जब भी मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, ये बात फिर से दोहरा रहा हूँ कि अगर कोई पॉइंट, अगर वो क्वेश्चन में बोलता है, अगर आपको कोई पॉइंट दे रखा है और वो कहता है कि ये पॉइंट जो है इस कर्व पर लाई करता है, तो वो जो पॉइंट जो वो बोल रहा है लाई करेगा, तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करने का मतलब ये होता है कि उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, ठीक है। अभी हम जब क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर कट समझ में आ जाएगा। जब तक आप इसको देख लीजिए, या अगर आपको लगता है कि ये आपके काम की चीज़ है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं आपका दूसरा देखता हूँ यहाँ पे। तो अगर लेट्स से कोई राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा है कोई पॉइंट रखने पे, तो ऑफ कोर्स वो उसका सोल्यूशन नहीं है, राइट। तो वो उसका सोल्यूशन नहीं है। तो इस लाइन पे कितने पॉइंट्स आ सकते हैं?
इन्फिनिट पॉइंट आ सकते हैं, आई डोंट नो कितने आ सकते हैं। ये भी इन्फिनिटी तक जा रही है, प्लस ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर एक्स में देखें तो इन अनंत पॉइंट आ सकते हैं, इतने ज़्यादा पॉइंट कि हम लोग नहीं गिन सकते उन चीज़ों को। तो किसी भी कर्व पे अगर वो लिमिटेड नहीं है तो उस पर अनंत पॉइंट आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो पॉइंट उस पर एग्जिस्ट नहीं करता होगा, उस पॉइंट पे लाई नहीं करता होगा, तब वो सॉल्यूशन उसका नहीं होगा। अभी हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है एक्स एंड वाई में वेरिएबल्स में इक्वेशन दे रखी हैं, उसके बाद में आपको कुछ बताया गया है। तो ठीक है, अब हम आपको थोड़ा यहाँ पे ये बता देते हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स किसे कहते हैं। और जो है मैं ये देखूँ जरा सही से बन रही है वीडियो या नहीं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? इंटरसेक्टिंग किसे कहते हैं, पैरेलल किसे कहते हैं, कोइंसाइड किसे कहते हैं, राइट। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहेंगे। एंड जैसे लेट्स से अगर कोई दो इक्वेशन दे रखी है आपको, आई डोंट नो कैसे दे रखी है, मैं जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, ax1 प्लस by1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, राइट। एक एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, एक इक्वेशन दे रखी है इस तरह से, एंड कि एक दूसरा इक्वेशन दे रखा है ax2 प्लस ऑफ by2 प्लस ऑफ c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड अगर मैं ये कहूँ कि वो इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग का मतलब ये होता है कि ये लेट्स से इस वाली इक्वेशन की ये जो एक्सप्रेशन है इसका, ये एक्सप्रेशन 1 मान लो, ये 2 मान लो, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन आपने ड्रॉ करा है, मान लो ये एक्सप्रेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है, एंड कोई दूसरी आपने एक लाइन ड्रॉ करी है और उसका कुछ इस तरह से आ रहा है। ये मान लीजिए कि ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन सेकंड है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्टिंग का मतलब ये होता है कि वो एक ऐसा पॉइंट होगा इंटरसेक्शन पे जो इस इक्वेशन को भी इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा और इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो उसको बोलेंगे एक सोल्यूशन है, एक यूनिक सोल्यूशन आएगा, ठीक है। अगर कोई भी दो लाइंस कट कर रही है एक दूसरे पे, तो यहाँ पर जो सोल्यूशन बनेगा वो यूनिक सोल्यूशन बनेगा, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन जिंदगी में बस एक ही बार कट कर सकती हैं, एक बार कट करने के बाद ये हमेशा अनंत की तरफ जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ये इधर इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ऊपर देखो तो ये उधर इन्फिनिटी की तरफ जा रही है और ये इधर इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इन्फिनिटी को, यहाँ पे लाइन को हमेशा ये सिंबल होता है लाइन का, ठीक है। तो ये जा रही है, ये कभी मिलेंगी? ऑफ कोर्स नहीं मिलेंगी, कॉमन सेंस की बात है, ये लाइन कभी नहीं मिलेंगी। तो जब भी कभी इंटरसेक्शन होगा किसी भी दो लाइन का, तो वो जो सोल्यूशन होगा उस सोल्यूशन को हम लोग यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे, राइट। तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पास कोई लाइन्स हैं, लेट्स से एक लाइन ये जा रही है आपके पास, है ना, एंड दूसरी एक कोई लाइन है, ठीक है, कोई दूसरी लाइन है आपके पास। तो ये लाइन L बोल दीजिए, ये लाइन M बोल दीजिए, ठीक है। तो मतलब लेट्स से इन्हीं को LM मान लीजिए अपनी, या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये आपके पास एक लाइन 1 की इक्वेशन है, एक लाइन 2 की इक्वेशन है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, मान लीजिए ऐसा है। तो वो जब जो लाइन एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होंगी तो इन इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग पैरेलल जो कर्व है, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं इसको लाइन 1 बोल दूँ, इसे इस लाइन को L बोल दूँ और इस लाइन को M बोल दूँ, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लाइन L जो है पैरेलल है किसके? M के, ठीक है। तो अब ये बताओ बेटा, ये कभी मिलेंगे एक दूसरे को? जब कोई दो लाइन है वो इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी जा रही है, ये भी इन्फिनिटी जा रही है, ये कभी मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी। तो इसके सोल्यूशन कितने होना चाहिए?
कोई सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी ये मिलेंगी ही नहीं, है ना। लोग कहते हैं कि इन्फिनेटिव पे जाके मिलेंगी, इन शॉर्ट वो कभी नहीं मिलने वाली। और इन्फिनेटिव को हमेशा आप ऐसा समझा करें कि वो रिलेटिव टर्म है। कभी भी आप इन्फिनेटिव को समझे कि इन्फिनेटिव को पहुंचना चाहूँगा, इन्फिनेटिव हमेशा एक रिलेटिव इस्तेमाल किया जाता है कि अगर बहुत माइन्यूट डिस्टेंस है तो उसके लिए इतनी दूरी बहुत इन्फिनेटिव हो गई, है ना। आपके हिसाब से आपका ब्रह्मांड इन्फिनेटिव हो गया, है ना। कोई बड़ी चीज़ है तो उसके रिस्पेक्ट में वो चीज़ छोटी हो जाती है, तो वो इन्फिनेटिव हमेशा एक रिलेटिव टर्म होता है। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि यहाँ पर दो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इन लाइन को हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, लाइन L जो है वो M के पैरेलल है। कितने सोल्यूशन आएंगे, तो इसमें आएंगे बेटा नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये कभी इस पे मिलेंगे ही नहीं, राइट। एंड आपका एक तीसरा केस ये बन सकता है, तीसरा केस आपका ये बन सकता है कुछ इस तरह से कि कोई लाइन है, लेट्स से एक लाइन है ये इस तरह से, राइट, और एक दूसरी लाइन है जो इसी पर है, एग्जैक्टली इसी पर है। तो मैं उस लाइन को मतलब थोड़ा डार्क करने के लिए रेड से कर दे रहा हूँ। एक दूसरी लाइन है, बिल्कुल मान लीजिए कि ये बिल्कुल भी एक दूसरे पर लेटी हुई हैं, कोइंसाइड करी हुई, तो इस इक्वेशन हम इस तरह से बोलते हैं, तो हम बोलते हैं लाइन जो है कोइंसाइड कर गई हैं। कोइंसाइड की स्पेलिंग आप देख लेना, कोइंसाइड कैसे लिखते हैं जरा देख लो बेटा, ठीक है। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। कोइंसिडेंट, इन CIA शायद, यस, कोइंसिडेंट, ठीक है। तो ये जो लाइन है एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर गई है। तो अब आप बताओ कि इनके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं। आपने देखो ध्यान से इस इक्वेशन को देखो, एक दूसरे पे हमेशा एक बार कट करेंगे तो वन सोल्यूशन, मतलब आई मीन यूनिक सोल्यूशन आएगा, कोई भी, आई डोंट नो कितना क्या आएगा। कभी ये लाइन एक दूसरे को मिलेंगी ही नहीं, तो सोल्यूशन आएगा ही नहीं। ये देखो बेटा एक दूसरे के ऊपर ही बैठा हुई हैं, कितने सोल्यूशन होंगे। तो इस सिचुएशन को बोलेंगे हम लोग इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ठीक है बेटा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट को हम लोग कई बार इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो आप इस तरह से लिखना इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। बहुत सोल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन, तो जितने भी क्योंकि एक दूसरे पे लाइन लेटी हुई हैं, एक दूसरे पे बात, दोनों लाइन कोइंसाइड कर गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, यहाँ पर भी सोल्यूशन है, यहाँ पर भी सोल्यूशन, यहाँ पर भी सोल्यूशन है, और इसमें सिर्फ हमेशा एक बार कट करेंगी दो लाइनें तो एक सोल्यूशन होगा, और ये कभी कट ही नहीं करेंगे तो इसमें नो सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस कुछ इस तरह से होती हैं कि लेट्स से अगर मैं पहली बात करूँ इसकी, तो इसमें कंडीशन ये होती है कि इसमें मतलब जो वेरिएबल जो कोएफिशिएंट होते हैं उनकी एक कंडीशन होती है। कंडीशन कुछ इस तरह से दे रखी होती है आपको हमेशा, एक्चुअली थोड़ी देर बाद पढ़ाता हूँ मैं कंडीशन आपको, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ इजीली तरीके से। तो ये वाला जो सोल्यूशन है आपका इंटरसेक्टिंग वाला, इसमें जो कंडीशन होती है वो A1 by A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1 over B2। अभी क्या मतलब है इस बात का, इस बात को हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे सही तरीके से, ठीक है। ये जो सोल्यूशन होगा इस तरीके की जो मतलब पहले वाली इक्वेशन का एक्सप्रेशन में जो कोएफिशिएंट है x का कोएफिशिएंट और जो b है वो y का कोएफिशिएंट है, यहाँ पर भी b y का कोएफिशिएंट है, तो b1 b2 बोल रखा है, चलो हम लोग x1 b1 b2 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर कुछ कंडीशन ऐसी बन रही है a1 a2 का रेशो b1 b2 के रेशो के बराबर नहीं है, ठीक है, तब हम उन लाइंस को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। और अगर लेट्स से आपके पास कोइंसाइड कर गई हैं तो A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 होगा। ये कैसे होगा ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इस तरह की कंडीशन बनेगी। और अगर लेट्स से सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, तो नो सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि A1 और A2 का जो रेशो है वो बराबर होगा B1 B2 के रेशो के, बट बराबर नहीं होगा C1 C2 के रेशो के, ठीक है। ये ऐसा केस बनता है, तब इस कंडीशन को लोग पैरेलल बोलते हैं, इसको कोइंसाइड बोलते हैं और इसको यूनिक बोलते हैं। अभी ये वीडियो हम लोग यहीं रोक रहे हैं क्योंकि थोड़ी बड़ी हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और जो क्वेश्चंस हैं ये कैसे हम लोग लिख रहे हैं, क्यों, क्या वजह है इनकी ऐसे लिखने की, क्यों लिखा है हमने, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, इसको आप लिख लीजिए। थैंक यू।